हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, या अगर उसको रिक्रूट किया जा रहा है उस पोस्ट के लिए तो कौन से स्किल्स हॉस्पिटल्स या जो भी कोई रिक्रूटिंग स्टाफ है वो आपके अंदर ढूंढेगा। तो उन सारे स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि आप वो व्यक्ति होंगे जो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर सुपरवाइज करेंगे। तो स्टाफ को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, उनको अपनी बात क्लियरली कैसे समझानी है, अगर वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों को जो है वो बजट वगैरह भी तय करने पड़ते हैं, उसका नेगोशिएशन भी करना पड़ता है, कुछ ईमेल्स वगैरह भी लिखने पड़ते हैं। तो इसके लिए इनका कम्युनिकेशन जो है वो बोथ वर्बल और रिटर्न दोनों ही अच्छा होना चाहिए। अगली बात है दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग उनको काम में वहाँ पर आता है जब किसी पेशेंट की ओर से उनको कोई कंप्लेंट आती है कि आपके स्टाफ ने ये कर दिया, आपका स्टाफ अटेंटिव नहीं है, आपके स्टाफ ने ये गलती की है, या आपका स्टाफ रूड था। ऐसी कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसके बारे में क्या हम एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों इस आदमी के पास एक्टिव लिसनिंग होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आदमी न तो सिर्फ वहाँ पर पेशेंट से और बाकी लोगों से इंटरेक्ट करता है, बल्कि इंटर हॉस्पिटल अगर कोई मीट हो रही है या इंट्रा हॉस्पिटल कोई मीट हो रही है इसी सारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड, तो ऐसे मीटिंग्स को ये लोग अटेंड करते हैं। वहाँ पर जो है वो अपनी सलाह राय भी देते हैं। इसके अलावा जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उनके साथ भी ये लोग चर्चा करते हैं कौन से सुधार आने चाहिए, कौन सी गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर सुधरने की ज़रूरत है, इस सभी के बारे में जो है वो ये लोग बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार ये आपके पेशेंट्स के जान का मसला है। तो यहाँ पर सही सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बना करके रखना सारे स्टाफ के बीच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप पेशेंट को बिल्कुल ही अनअटेंडेंट नहीं रख सकते हैं, उनको 24/7 केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत काम में आता है कि मान लीजिए किसी एक आदमी की ड्यूटी ख़त्म हो रही है तो उससे पहले ही 15-20 मिनट जो है वो दूसरे आदमी को आपको वहाँ पर लाना होगा जो कि अगली ड्यूटी करेगा। तो यहाँ पर इस सभी के बीच में तालमेल बिठाना होगा। इसके अलावा आपके पास जो भी कोई इक्विपमेंट्स है उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जजमेंट और डिसीजन मेकिंग भी उस आदमी के पास होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर कुछ कुछ हार्ड डिसीजन जो है वो समय रहते लेने पड़ते हैं, वरना वो आदमी बच नहीं सकता है। भले ही फिर पेपर वर्क पूरा हो ना हो, अगर वो आदमी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है और उसकी हालत नाजुक है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो फटाफट करने पड़ते हैं। तो डिसीजन लेने में सक्षम आदमी वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट एक और इसमें मसला है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से मैनेज करना। इसके अलावा हमारे पास जितना मैन पावर है उसको हम किस तरीके से बाइफरगेट करेंगे और उसके अनुसार अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे इफ़ेक्टिवली कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम इवैल्यूएशन भी उसको करना आना चाहिए, यानी कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स जो हैं उनका इवैल्यूएशन करें, साथ ही साथ वो ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं सिस्टम्स मतलब मशीनें ही हो, एक पूरी जो आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, काम करने का तरीका एक होता है, उसके अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं तो उसके बारे में भी ये लोग जो है वो जानकारी रखना या एक्सपेक्टेड है ये, कि वो आदमी जो है वो पूरी सिस्टम को इवैल्यूएट करे। हमारे काम में हम कैसे और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, कैसे तब्दीली कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियत मिल सके। तो इसके बारे में सोचना, इसके बारे में प्लानिंग करना, ये भी इनके स्किल्स में आता है। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेशन आदमी का होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई कंप्लेंट्स आती है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए आपका सर्विस ओरिएंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इस आदमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशंस बहुत टफ आ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में भी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस को सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, या पीपीई किट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जो रिसोर्सेस अभी आपके पास हैं उनके अंदर से आप ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। ये आदमी की सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अलग सी सोच इसकी होनी चाहिए, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है और प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ सकता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग का स्किल इनके पास होना चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब क्या कि सारे स्टाफ के ऊपर मॉनिटर करना, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये तो बात है ही। इसके अलावा हमारी पूरी प्रोसीजर कैसे चल रही है, हमारे पास कौन से इक्विपमेंट है, कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में मैन पावर की ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इस सभी के ऊपर मॉनिटरिंग करना, तो ये भी इनका स्किल होना चाहिए। इसके अलावा नेगोशिएशन स्किल्स भी इनके काम में आते हैं, क्योंकि एक बजट यही लोग तय करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हो जहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि डिस्पोजेबल होती है, जो वन टाइम यूज़ होती है, उनका खर्चा होता है। तो इस सभी के बारे में ये लोग वहाँ पर बजट निकलवाते हैं और फिर हायर अथॉरिटीज़ के साथ इसके बारे में नेगोशिएशन करते हैं कि क्यों इतने बजट की हमें ज़रूरत होगी, वरना ये सेक्शन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके फाइनेंशियल सपोर्ट या जो भी सप्लाई है उसको, और आपके जो भी कोई मटेरियल्स है उसके स्टॉक को आपको जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कितना है और आपके पास मटेरियल कितना है। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो कम से कम पैसे में हम किस तरीके से मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं, ये भी जानना इनको ज़रूरी है। साथ ही साथ वो पूरा फाइनेंस जो है वो भी मैनेज करना होता है इनको, कि इतना ही अगर आपके पास बजट है तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को पहले प्रायोरिटी पे रखा जाए, कौन सी चीज़ों को बाद में प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो इसके लिए ये दोनों स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों एनालिटिकल स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ जो होता है उनके सारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी देखते हैं और उसके हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किसने कैसा काम किया है, कौन सा आदमी यहाँ पर प्रमोशन को डिज़र्व करता है, किसे आगे भेजना चाहिए, या किस आदमी ने अच्छा काम नहीं किया है जिसे आपको थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत काम में आते हैं। इसके अलावा एक लर्निंग एटीट्यूड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जो है वो आपके पूरे एक काम करने के तौर तरीके में थोड़ी सी तब्दीली ला सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को जो है वो नई नई चीज़ें आपके फील्ड से रिलेटेड सीखनी पड़ेंगी और उनको कहीं ना कहीं छोटे पैमाने पर क्यों ना हो, लेकिन आजमा करके देखना पड़ेगा कि ये सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए उस आदमी का एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।